नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नया सेशन जो है वो जल्द ही चालू होगा। तो ये हमारा सेशन चालू हो गया है। हालांकि ये बीए का है, इसके बाद बीएससी, बीकॉम और एलएलबी साथ ही साथ में एमए का भी आने वाला है। ठीक है। तो अगर आप में से कोई अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएलएड की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी हमारा नया सेशन आएगा, और साथ ही साथ में बीएचयू के लिए भी क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। ठीक है। तो आज से ही बीएचयू स्टार्ट करेंगे या फिर कल से हो सकता है उसकी क्लासेस की आपकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो जैसा कि आपको पता है पेपर पैटर्न, क्योंकि मैंने इसे पहले वीडियो में बता दिया है कि इससे पहले जो पेपर पैटर्न जो था उसको मैंने बता दिया था कि 300 मार्क्स का होता है, अधिकतम 2 घंटे होते हैं। ठीक है, आपको मैक्सिमम दिए जाते हैं। और ऑनलाइन किस तरीके से वो होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भी आएगा, फिर आप लोग फिलअप करेंगे, फिर उसमें जो भी प्रोसीजर होगा हम वन बाय वन करके अगले वीडियो में देख लेंगे। इसमें हम सिर्फ पेपर की बातें करेंगे कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता भी होगा कि जो पैटर्न है उसको पेपर पैटर्न को हमने समझा दिया है कि इसमें से आपको जो है सामान्य हिंदी और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले खंड में से 25 क्वेश्चन या तो आप हिंदी कीजिए या फिर आप इंग्लिश कीजिए। दूसरे खंड में क्या होता है, दूसरे खंड में आपको भी जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से आपको बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में सामान्य ज्ञान, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं दूसरे खंड से। और तीसरे खंड में आपको जो है, तीसरे खंड से आपको जो है वो 3 सब्जेक्ट को आपको चुनना होता है, जिसमें से आपके एक नागरिक शास्त्र होता है, दूसरा अर्थशास्त्र यानी इकॉनमी होता है, तीसरा भूगोल होता है, और चौथा जो विषय होता है वो इतिहास होता है यानी हिस्ट्री, और तर्कशास्त्र होता है यानी रीजनिंग होती है, और संस्कृत और उर्दू। तो जहाँ तक मुझे पता है कि अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र अर्थात इकॉनमी, और भूगोल और इतिहास, इन्हीं 4 विषयों में से किसी एक विषय को करते हैं। हालांकि जहाँ तक मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप यहाँ पे इकॉनमी को, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वो वही मान के भी चलूँगा। तो मैं यहाँ पे नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास, ये 3 सब्जेक्ट के विषय, और साथ ही साथ में अगर हो सकेगा पॉसिबल तो अर्थशास्त्र के भी यहाँ पे हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अगर इससे बियॉन्ड आपका, जैसे आप संस्कृत से कर रहे हैं तैयारी, या फिर उर्दू से या फिर तर्कशास्त्र से करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट में लास्ट में आप वहाँ पे दे दीजिएगा, तो मैं इससे संबंधित भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा ABCD आप ऑप्शन होते हैं। आपको अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो ऑफलाइन पेपर में आपको क्या होता है, मार्क करना होता है बॉल पॉइंट से। आपको वहाँ पे एक मेरे पास मॉडल पेपर है भी, 2-3 मॉडल पेपर, तो उसको मैं दिखाऊंगा अभी किस तरीके से आपको वहाँ पे मिलेगा, किस तरीके से आपको अपना नाम भरना है, रोल नंबर भरना है। ठीक है, वो प्रोसीजर हम आगे देखेंगे आगे कक्षाओं में। तो खंड पहले में हम देखेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य। तो अधिकतर स्टूडेंट जो है, जो क्योंकि हम बीए कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि आप हिंदी की चूज़ कीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पे जो मेन उद्देश्य है वो अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है। तो हिंदी सेगमेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स यहाँ पे दिलाने में सक्षम होता है। तो 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और यानी 50 मार्क्स के होते हैं। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो इसमें से 25 में से 23 से 24 क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पिछले 10 साल के पेपर हम सॉल्व करेंगे, कुछ मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बिना कुछ देरी किए देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि हिंदी भाषा एवं साहित्य। यहाँ पे मैं इंग्लिश को स्किप कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि काव्य की आत्मा कहते हैं। यह 2020 का पिछले साल का पेपर है। ठीक है, तो काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। दूसरा क्या है कि कमल तोड़ना का अर्थ क्या है, तो कमल तोड़ना, इसमें पूछा गया है कि कमल तोड़ना का अर्थ आपको बताना है, तो बहुत अच्छा लिखना। ठीक है, और तीसरा प्रश्न इसी तरीके से पूछा गया है। अब निर्देश दिए जाएंगे इसी तरीके से, सेम पेपर यहाँ पे होता है। ठीक है, जब मैंने भी दिया था तो सेम क्वेश्चन पेपर सेम पैटर्न पे था, तो मुझे कन्फ्यूजन था कि ये जो बुक वाले देते हैं या फिर जो मॉडल पेपर देते हैं ये उसी तरीके से होते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एकदम सेम पैटर्न होता है, यही पेपर इसी तरीके से पेपर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 3 से 5 के लिए क्या है प्रश्न के लिए कि लिखे हुए शब्दों के रूप में शुद्ध वर्तनी वाले रूप के सही विकल्प का चयन करना है, यानी सही वर्तनी शब्द के आपको चयन करना है। तो यहाँ पे कुछ जैसे अछुड़, अछुड़ ये लिखा गया है, ये अछुड़ यह है। ठीक है, ये अछुड़ है, जबकि अछुड़ क्या होगा, अक्षुड़ ये होगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो तीसरा का ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, माननीय, आपको पता ही होगा कि माननीय नहीं होगा, माननीय नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना पे बड़ी की मात्रा होती है, माननीय। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा चौथे का। और इसी सेगमेंट में 5वां प्रश्न है हमारा। तो हम जानते हैं कि श्रेष्ठतम किस तरीके से लिखते हैं, मम जो है वो हलंत लिखेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। अगला हमारा 6वां नंबर है कि चुनाव क्षेत्रों का पुनः ... किया जाना चाहिए।
अब दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों के आपको पूरा करना है। ठीक है, तो चुनाव क्षेत्रों में क्या किया जाना चाहिए? परिसीमन किया जाना चाहिए, परिगणन करना चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए या फिर परिलाक्षण किया जाना चाहिए। तो आप जब वाक्य को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि चुनाव क्षेत्रों का पुनः, यानी चुनाव क्षेत्र हैं उनका एक बार हो चुका है तो परीक्षण हो चुका है, अब दूसरी बार हमें क्या करना चाहिए? परिसीमन करना चाहिए। ठीक है, तो परिसीमन करना चाहिए। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वात्सल्य को बाद में जोड़ा गया है तो उस तरीके से आप यहाँ पे नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन में अगर 9 और 11 दोनों हैं तो आप यहाँ पे 9 लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। और 8वें नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। तो 8वां नंबर क्या है कि इनमें कौन सा शब्द गृहस्थ का विलोम है? गृहस्थ का विलोम आपको पूछा है। देखिए, घुमक्कड़, यायावार और किसान, ये तीनों जो है अलग लग रहे हैं। गृहस्थ मतलब जो घर गृहस्थ जीवन जीता है, ठीक है, घर में रहता है। और सन्यासी क्या होता है? इसका ठीक विपरीत होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये आपको सरल क्वेश्चन लग रहे होंगे। अब इसी तरीके से हमारा अगला जो प्रश्न सेगमेंट है वो 9 से 11 तक के लिए दिया गया है। सेम इसी पैटर्न का होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेम इसी पैटर्न का होता है। इसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाएगा और आपको बिल्कुल हाइपरटेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, यही अगर 10 साल के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर लेते हैं, कुछ मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो डेफिनेटली बड़े आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने हालांकि ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका था तो इसमें 9 से 11 तक यहाँ पे सेगमेंट को हम देखेंगे कि अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश की जगह एक शब्द देना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है, यानी अनेक शब्दों की जगह एक जगह। ठीक है, एक शब्द। पहला क्या है? ऑप्शन 9वां नंबर कि जिसकी तुलना किसी से और न की जा सके, तो वो क्या है? अतुलनीय हो जाएगा। ठीक है, देखिए, तुलनीय, तुलनायन, अवर्णीय। तो मैं चारों ऑप्शन पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे समय वक्त ज़्यादा लगेगा, तो मैं बेसिक चीज़ें आपको बताऊँगा। ठीक है, बाकी आपको पता ही होगा, 12th आप पास करके आए हैं। तो जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके वो अतुलनीय है। जिसे जीता ना जा सके वो क्या है? अजेय है। ठीक है, जिसे जीता ना सके, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा इसी तरीके से है। अगला हमारा 11 नंबर है कि जिसकी कल्पना न की जा सके, अकल्पनीय। ठीक है, सिंपल था। बहुत ऐसे सिंपल पेपर आते हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा अगर आपने बेसिक चीज़ें कंप्लीट है तो। अब इसी तरीके से अगला सेगमेंट है हमारा कि 12 से 13 तक पर्यायवाची शब्द से संबंधित, यानी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी सेगमेंट को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे सभी सेगमेंट से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि 12 से 13 तक पर्यायवाची शब्दों का संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो रत्नाकर का अर्थ क्या होता है? रत्नाकर जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? वो सागर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें 13 नंबर क्या है, तो 13 नंबर हम बात करते हैं तो 13 नंबर क्या है कि मयूर का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, सहकार, प्राज्ञ या नाराज, यहाँ पे कलापी जो है ये मयूर का पर्यायवाची शब्द है। अगला 14 नंबर हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा मतलब शक्ति, ठीक है, पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से 15 नंबर देखते हैं कि कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कमली कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन कमली नहीं होगा, यहाँ पे कमलिनी होगा। ठीक है, कमलिनी। इस तरीके से अगला जो हमारा सेगमेंट है 16 नंबर कि अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्यांश बताइए। अधजल कहते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अगर आपके पास कम ज्ञान होता है तो आप ज़्यादा छलकते बिलकते हैं। तो इसी तरीके से कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है, इस तरीके से। और अगला हमारा है 17 नंबर कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, उस उक्ति में अलंकार कौन सा है? यानी बिना पैर के चलता है। यहाँ पे क्या है? बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस उक्ति में अलंकार कौन सा है? तो देखिए, आपके तमाम प्रकार के जैसे क्या होता है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा और इसमें आपको पूछा जाएगा कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो एक और वाक्य मैं बताता हूँ, जैसे कि क्या हुआ, मैं उस वाक्य को हूबहू याद नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे उसमें क्या हुआ कि जो एक हथनी थी, हथनी ने क्या किया कि एक सांप को देखा और उसको क्या लगा, उसको लगा कि वो क्या है, गन्ना है, तो वो क्या कर लेती है, उसे सूंड में उठा लेती है। तो यहाँ पे क्या हुआ? भ्रांति हुई या फिर संदेह हुआ। अब यहाँ पे 2 वाक्य हैं, आपको हमने बताया है, 2 वाक्यों में से आपको बताना है कि किसमें भ्रांतिमान है और किसमें संदेह अलंकार है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? बिनु पग चले सुने बिनु काना विभावना। ठीक है, इसी तरीके से अगला हमारा जो है 18 नंबर है। 18 नंबर है कि पानी का सामान्य बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पे कुछ लोग बना देते हैं, देखिए, पानी तो होगा नहीं, पानी का पानी होगा नहीं, समादर होगा, पानियाँ होगा या फिर पानियाँ। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था। ठीक है,
तो पानी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट था, तो ये जो कि अगर देखिए अगर आपने पढ़ा है हिंदी के ग्रामर अगर पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। तो यहाँ पे पानी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 19 नंबर है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत से ही सब भाषाएं जो हैं वो उपजी हैं। अगला है 20 नंबर, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अलिकली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। उक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो जब आपने अलंकार पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये पता चल जाएगा, अन्योक्ति अलंकार है। ठीक है, हालांकि इतने टफ नहीं पूछे जाएंगे, जैसे अतिशयोक्ति पूछ सकता है, विरोधाभास पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें विरोधाभास किया जाए। ठीक है, एक शब्द आप दो शब्द आपस में क्या करें, एक दूसरे का विरोध करें, तो वहाँ पर विरोधाभास होता है। अतिशयोक्ति कभी बढ़ा चढ़ा कर, तो ऐसे नॉर्मल पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें भी उलझना नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आपको पढ़ाई करनी है। वैसे ये तो टफ था। ठीक है, अब दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। अब देखिए यहाँ पे विरुद्धार्थी क्या होता है? विरुद्धार्थी मतलब उसके विपरीत। ठीक है, तो उपार्जित मतलब क्या होता है कि कुछ निकालना, ग्रहण करना। ठीक है, उपार्जित। ठीक है, इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या होगा? अनुपार्जित। इस तरीके से अगला हमारा 22 नंबर है कि हरिपद कोमल कमल से इस उक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए हरि के जो पद है वो कोमल यानी कमल के समान है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए यह रूपक अलंकार क्या होता है कि हूबहू मान लिया जाता है कि हरि के पद ही कमल है। ठीक है, अगर ऐसा यहाँ पे होता तो रूपक अलंकार होता, लेकिन यहाँ पे जो है समानता व्यक्त की जा रही है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की समानता प्रकट की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। इसी तरीके से 23 नंबर देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में से ईष्णा का समानार्थी शब्द कौन होगा? तो ईष्णा का जो समानार्थी शब्द होगा वो लोभ होगा। ठीक है, 24 नंबर हमारा है कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है। ताजमहल स्थापत्य कला का। ठीक है, ये शिल्पकला, ना ही चित्रकला, ना ही मूर्तिकला। आपने देखा होगा ताजमहल क्या है? एक महल है। ठीक है, तो ये क्या है? स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण अद्भुत नमूना है। 25 नंबर जो कि लास्ट हमारा इस खंड का है, तो दिए गए विकल्पों में से किल्मिश का समानार्थी बताइए। विशैला। ठीक है, वो सम्राट किल्विश नहीं, वो किल्विश था। तो यहाँ पे हमारा जो है 25 नंबर यानी 50 नंबर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इस तरीके से हमारा खंड का जो है बहुत ही आसानी से समाप्त हो जाता है। देखिए मैं अगर रिकमेंड करूँ तो बहुत ज़्यादा हाइपर आपको होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर आपने मैथ से लिया है, मैथ से किया है, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने मैथ लिया है तो आपका जो रीजनिंग वाला सेगमेंट है वो बड़े आसानी से आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। जब बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे, बाकी इसमें आसानी है, बाकी आपको रटना है, बेसिक चीज़ें आपकी जो रियलिटी है हिंदी में आपको समझ लेना है। ठीक है, ग्रामर से संबंधित आते हैं। ठीक है, अगर मैं 10-15 से सेगमेंट यहाँ पे करवा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, उसका एक पैटर्न आपके दिमाग में बन जाएगा। बाकी उसमें रीजनिंग में बड़े आसानी से आप लोग वहाँ पे कर ही सकते हैं, उसमें मैं कुछ रटा नहीं सकता। ठीक है, हाँ एक समझा सकता हूँ कि इस तरीके से ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको समय की बचत होगी। तो यहाँ पे देखिए लैंग्वेज को हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज वाला सेगमेंट करना है डेफिनेटली आप यहाँ पे बोल सकते हैं, तो मैं हो सकेगा तो उसका एक अलग से वीडियो 10 साल का एक साथ ही में कंपाइलेशन बना दूंगा कि इस साल 10 साल में इतने इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हमारा था खंड बी यानी खंड ब यानी दूसरा खंड आता है। इसमें आपको सामान्य जागरूकता के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे जिसमें जीके जीएस और करंट अफेयर्स भी शामिल होता है। जैसे इसमें पूछा गया है कि पहला शब्द पूछा गया है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? तो श्री NK सिंह को क्या किया गया है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए करंट अफेयर्स जो होता है, जैसे कि मान लीजिए कि इस साल हम दे रहे हैं तो 2020 का सारे करंट अफेयर्स। ठीक है, मेरे पास कंपाइलेशन है एक करंट अफेयर्स की, तो मैं उसमें से बता दूंगा। लगभग 200 क्वेश्चन होंगे उसमें। एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा उस वीडियो को, बाकी उसके बियॉन्ड पढ़ने की करंट अफेयर्स आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मली चीज़ें पूछते हैं, जैसे कि मैं बता भी दूंगा उसमें। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अमेरिका से। अगला हमारा है कि मूल्य वर्धित कर अर्थात वैट का पूरा नाम क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, ये इकोनॉमी से पूछ लिया है। अगला हमारा है 4th नंबर की भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अब तक कितने बार चुना जा चुका है? तो 8 बार। ठीक है, भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य अब तक कितने बार चुना जा चुका है? 8 बार। इसी तरीके से यहाँ पे अगला हमारा जो क्वेश्चन है 5वां नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, इसको देखेंगे।
देखिए 5वां नंबर हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो 25 अक्टूबर को जो है वो संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से अगर हमारा 6वां नंबर देखें तो 6वां नंबर क्या है हमारा कि भारत विश्व के किस कृषि उत्पादन का सबसे बड़ा निर्यातक है? कपास। ठीक है, आपको पता होगा। आयातक मतलब जो बाहर से मंगाता है, निर्यातक मतलब जो यहाँ से बेचता है। तो कपास हमारे यहाँ ज़्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? बेच देते हैं। ठीक है, नॉर्मली चीज़ें हैं। 7वां नंबर है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जिस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे, तो वो मनी ऐप करके है, जिसमें से आप अगर आप पैसे को वहाँ पे स्कैन करेंगे तो वो बता देगा, बोल के बता देगा कि हाँ ये इतने रुपए का नोट है। ठीक है, या फिर उसमें रुपए में आप देखेंगे 500 रुपये के अगर कोने में देखेंगे तो 4 लाइन होती हैं। ठीक है, इस तरीके से भी पहचानने के लिए वहाँ पे बताया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का जो जो इसमें पूछा जाता है, जिस सेगमेंट से पूछा जाता है उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कशन करा दूंगा, तो उसको आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगला हमारा 8वां नंबर क्या है? 8वां नंबर है कि वह राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन जिसने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो आपको उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से संबंधित ही करंट अफेयर्स मेनली पूछे जाएंगे, जो कि एक भारत के पक्ष में भारत का अगर किसी दूसरे देशों के साथ में कोई महत्वपूर्ण वार्ता हुआ है, ठीक है, तो उससे संबंधित कोई अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो वहीं से पूछते हैं, बाकी इसके बियॉन्ड नहीं जाते। ठीक है, बहुत गहरी समझ नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो ये इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबाद से पूछा था मैंने जब दिया था, तो उसमें पूछा था कि इलाहाबाद का जो है निर्माण कब हुआ था, और साथ ही साथ में उसमें जो है स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल, इस तरीके से कुछ तो था। ठीक है, इस तरीके से पूछा गया था। अगला हमारा जो है प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगला हमारा है 11 नंबर कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर जो है वो सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगला हमारा जो प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ पर बनाया गया है? तो बायोटेक पार्क जो है वो लखनऊ में बनाया गया है। अगला 13 नंबर पूछा गया था क्रिकेट का मक्का निम्नलिखित में से किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो लॉर्ड्स को क्या कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का। 14 नंबर है कि भारत में फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो फिल्म के क्षेत्र में जो है वो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी, जैसे ये फिल्म से हो गया। ठीक है, जिसे मैं बताता रहूँगा बीच बीच में। वह हवाई अड्डा जिसने भारत और मध्य एशिया को सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जिताया, तो बेंगलुरु हवाई अड्डा। ठीक है, ये क्या है? एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा। प्रसिद्ध नारा भारत छोड़ो निम्नलिखित में से किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नारे से संबंधित भी कई बार पूछे जाते हैं, इसमें महात्मा गांधी भारत छोड़ो ने दिया था। ठीक है, अगला हमारा ब्रह्म समाज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम मोहन राय, आपको पता ही होगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसी तरीके से हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम। कई बार जो है हॉकी से या फिर क्रिकेट से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो शनि हो गया है। ठीक है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा ग्रहों वाला, उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वो शनि बन गया है। पहले कौन था? बृहस्पति। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ही है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जिनेवा में। ठीक है, इस तरीके से अगला हमारा जो है 22 नंबर कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अर्थात सार्क जो है यहाँ पे पूछा गया है, सार्क जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी? तो 1985 में किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे आपको सार्क का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, सार्क का आपको फुल फॉर्म बताना है। अगला हमारा शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तरीके से हमारा है अगला कि कलिंग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है वो कलिंग पुरस्कार से नवाजा जाता है। अगला आखिरी हमारा जो है क्वेश्चन होगा कि डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किए थे? तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार यहाँ पे किया था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे खंड ब का पहला भी सेगमेंट समाप्त हो जाता है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन यानी हम टोटल 50 क्वेश्चन अर्थात 100 नंबर हमने यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सेगमेंट है, अगला हमारा है मानसिक योग्यता का। ठीक है, यानी जिसे हम रीजनिंग भी कहते हैं। तो रीजनिंग को हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे।
देखिए मैं यहाँ पे समय का अभाव है, इस वजह से मैं एक एक प्रश्न को आपको संक्षेप में सविस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं समझा सकता हूँ किस तरीके से आपको वहाँ पे सॉल्व करना, क्योंकि बहुत ही लो लेवल के होते हैं जो कि आप नॉर्मली अगर दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा बड़े आराम से सॉल्व। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि प्रश्न वही पूछे जाने वाले हैं, बार बार वही रिपीट होगा, बस यहाँ पे संख्याएँ बदल दी जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए आपको पता होगा कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है अर्थात नॉर्थ होता है, नीचे दक्षिण। ठीक है, दाएं साइड क्या होता है, पूरब होता है यानी ईस्ट होता है, और वेस्ट किधर साइड होता है, इधर बाएं तरफ क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसी तरीके पे यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया कि एक आदमी क्या होता है कि पूर्व तरफ 1 किलोमीटर चलता है, फिर क्या होता है, फिर दक्षिण की एक आदमी पूर्व की ओर, माफ़ कीजिएगा पूर्व मतलब इधर। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पे 1 किलोमीटर चलता है, फिर क्या होता है कि दक्षिण की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, ये दक्षिण हो गया, 5 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या होता है, बताया गया है कि फिर वो पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, तो ये 2 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, और इसके बाद वह उत्तर की ओर 9 किलोमीटर चलता है, तो ये 9 किलोमीटर चल दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 5 किलोमीटर चला है, यानी अपने प्रारंभिक स्थान से वो 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। अब पूछा गया है कि अब वह अपने चलने के स्थान से कितने दूर पर स्थित है। तो आपको यहाँ पे सिंपल लगा देना है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या कर देना है, सीधाचार्य का सूत्र लगा देना है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 5 25 और 4 चौका 16। ठीक है, तो यहाँ पे 25 प्लस 16, तो 6 5 11, इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे फिर समझ लेते हैं, 1 किलोमीटर इधर चला। ठीक है, फिर क्या हुआ कि दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला, ये 5 किलोमीटर हो गया। फिर क्या हुआ कि पूर्व, अब यहाँ पे बताया गया कि पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो ये पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चल लिया। फिर इसमें क्या बताया गया है, फिर इसमें बताया गया है कि यहाँ पे फिर जो है ये 9 किलोमीटर चलता है, तो ये 5 तो इधर बराबर हो गया। ठीक है, अब ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, तो यानी 2 + 1 बराबर 3 किलोमीटर इधर हो गया, और इधर क्या हो गया, इधर हमने 5 किलोमीटर जोड़ लिया। तो यहाँ पे 5 25 और यहाँ पे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 किलो रहा, क्योंकि यहाँ पे 5 किलोमीटर से पहले ही चल चुका था वो, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौको 16। ठीक है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 4 चौको 16 प्लस 9 इक्वल टू 25 हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, इसको बाहर निकल जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बताया गया है दूसरा कि यदि दक्षिण पूर्व, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये क्या है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। यहाँ पे क्या पूछा गया कि यदि दक्षिण पूर्व, अब दक्षिण पूर्व मतलब ये वाला सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट। ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ठीक है, और उत्तर पूर्व यानी उत्तर पूर्व ये वाला सेगमेंट क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए, तब अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए, तो क्या अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल जाए, मतलब ये वाला सेगमेंट इससे बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, सिंपल चीज़ें हैं, उल्टा हो गया है। ठीक है, हमने क्या देखा है कि उल्टा हो गया है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम किस तरफ हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की तरफ हो जाएगा, ये तरफ। क्यों, क्योंकि उल्टा हमने देखा है ना, तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे दर्शाना है। तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे समान मानसिक योग्यता का हमारा है। ठीक है, दूसरा का बी। अगला तीसरा क्या हमारा, देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा इस वजह से, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। यदि मनोज अपना सर नीचे करके उल्टा खड़ा होता है तथा उसका मुख दक्षिण की ओर है, मान लीजिए कि इस तरफ से ये मनोज लटका हुआ है और उसका मुख किधर है, दक्षिण की तरफ है। अब क्या है कि उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा। अब मान लीजिए अपने आप को एज्यूम कीजिए, आप दक्षिण की दिशा की तरफ मुँह किए हुए हैं, तो आपका दाहिना हाथ किस तरफ होगा, तो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन हमारा तीसरे का जो है डी हो जाएगा, पूर्व की ओर होगा। ठीक है, ये इधर तरफ होगा। अब यहाँ पे अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि 4 बच्चे एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, मैं इसके सॉल्व करने का तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा। बी, यहाँ पे आप लिखेंगे बी, जी के बगल में बैठा है किंतु आर के बगल में नहीं है। ठीक है, यानी बी जो है आर के बगल में नहीं आएगा। अब आर जो है वो एफ के बगल में बैठा है, आर यहाँ पे एफ के बगल में नहीं बैठा है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो एफ़ के अगल बगल में कौन सा बैठा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बी के बगल में आर नहीं बैठा है। ठीक है, और आर के बगल में एफ़ नहीं बैठा है, तो यहाँ पे पूछा है तो एक ही बचता है, तो एफ़ के बगल में कौन बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है
कि एफ के बगल में कौन बैठा है, तो जी बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बैठा है, यहाँ पे ये भी नहीं बैठा है, तो ना बी के आर के बगल में बैठा है और ना आर एफ के बगल में बैठा है, तो डेफिनेटली कौन बचा, जी ही बचा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा जो है 5वां नंबर क्या है कि 6 परिवार हैं, ए बी सी डी तथा ई और एफ एक पंक्ति में मकान में रहते हैं। बी के पड़ोसी एफ है, वही चीज़ें हैं यहाँ पे स्थान वाला, बी के पड़ोसी कौन है, एफ है तथा डी है, एफ और डी है जो है ये पड़ोसी पड़ोसी हैं, ठीक है। बी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी जो है पड़ोसी किसके हैं, इसके कौन पड़ोसी हैं, बी के पड़ोसी डी हैं और एफ है, ठीक है। अब ई के पड़ोसी ए है तथा सी है। अब ए ना तो एफ के बगल में रहता है न ही डी के बगल में, बाकी जो बचता है वही उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो यदि सी भी डी के बगल में नहीं रहता है तो एफ के पड़ोसी कौन है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5वां का सी ऑप्शन यानी बी तथा सी आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा बाकी से में शायद स्किप हो गया है, बाकी मैं अगले सेगमेंट में ला दूंगा, ठीक है। तो उसी तरीके से सामान्य जो है जागरूकता के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि बाकी किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं इसमें। तो जैसे इसमें संबंध पूछ लेता है कि माँ का पुत्री के साथ में संबंध जो है वही पिता का किसके साथ संबंध है, ठीक है, इसी में पूछा गया है। इसके बाद ये प्रकाश सूर्य गर्मी, इस तरीके से पूछ लेगा कि प्रकाश का सूर्य से संबंध है तो गर्मी का किससे संबंधित है, ठीक है, इस तरीके से। और वहीं आपको एक तरीके से और पूछा जाता है कि मनुष्य जो है चलना तो मछली किससे संबंधित है, संबंधित सब शब्द पूछ लिए जाते हैं। बाकी यहाँ पे एक मिरर ऑब्जेक्टिव वाला पूछ लिया जाता है। बाकी इसमें इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि संबंध वाला, रिलेशन वाला, कि एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, इस तरीके से। और यहाँ पे जैसे ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 के बाद अगर 5 आता है, फिर 5 के बाद 10 आता है, 10 के बाद फिर 16 आता है, फिर 23 आता है, फिर 31 आता है, तो अगली संख्या क्या होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी अगले सेगमेंट में हम देखेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये ब्रॉड हो जाएगा। अगला हमारा जो है इतिहास का है, तो इतिहास के यहाँ पे हम सेगमेंट देख लेते हैं, इतिहास में किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे गए हैं, आइए देख लेते हैं। इतिहास का पहला जो है ऑप्शन यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वे थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला हमारा है कि बंगाली देशभक्ति की बाइबिल में निम्नलिखित में से किस पुस्तक को कहा जाता है। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है, तो आनंद मठ को क्या कहा जाता है, इसको बंगाली देशभक्ति की बाइबिल कहा जाता है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट है तीसरा, ये देखिए ये ऑप्शनल है आपके, ठीक है, ये सब्जेक्ट जो हमारा ऑप्शनल है। हमने 75 क्वेश्चन यानी 150 नंबर हमने कर लिए हैं, यानी आधे सेगमेंट हमने ख़त्म कर लिया है, अब दूसरा आधा सेगमेंट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है चौथा नंबर, महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना कौन गया था, विनोबा भावे, ठीक है। अगला 5वां नंबर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, आपको पता ही होगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। हालांकि ये काफ़ी बियॉन्ड जाके पूछा गया है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला 7वां नंबर है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसी तरीके से 8वां नंबर है कि बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, ये मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया है बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में, ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के भ्रमण एवं अध्ययन किया था, तो वे थे वेनसोंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना है, यही से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा कि वह युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सा युद्ध था, ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध था, वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ, मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, पृथ्वीराज हार गया था। अगला हमारा क्या है, देखिए 1191, 1192, 1193 इस तरीके से जो युद्ध हुए थे। अगला हमारा जो है 11 नंबर हमारा प्रश्न है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो 11 नंबर क्या है हमारा कि उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा नरसिंह ने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। 12 नंबर हम बात कर लेते हैं। 12 नंबर हमारा क्या है कि मुगल कालीन भारत ने राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था, भू राजस्व, अर्थात भूमि से जो कर वसूला जाता था वही मुगल काल के समय में महत्वपूर्ण कर के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा है 13 नंबर, यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 13 नंबर क्या है हमारा
कि अमीर खुसरो के दरबारी कवि कौन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अमीर खुसरो का दरबारी कवि था। इसी तरीके से हमारा 14 नंबर हम बात कर लेते हैं। 14 नंबर में हमारा पूछा गया है कि किस हिंदू शासक ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया था, तो शिवाजी ने अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का गठन किया था। 15 नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर हमारा क्या है कि कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था निम्नलिखित में से किस किस उपनिवेशों के बीच में, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में क्या किया गया, कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। अगला हमारा 16 नंबर हमारा प्रश्न देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, किस सन में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला हमारा 17 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। 17 नंबर क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी गठित कब की गई थी, किसने गठित किया था, तो अशफाक उल्ला खान ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। 17 का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट है तो यहाँ पे भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। 17 नंबर का, एक सेकंड यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा हो गया है, यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ठीक है। यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था। अगला हमारा 18 नंबर हमारा है। 18 नंबर हम बात कर लेते हैं। 18 नंबर क्या है कि असहयोग आंदोलन कब निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। और 19 नंबर हम बात कर लेते हैं। 19 नंबर क्या है हमारा कि कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वास, कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से ऐसा कौन विश्वास रखता है, ठीक है। तो बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों जो धर्म है वो कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत को विश्वास रखते हैं। अगला हमारा 20वां नंबर प्रश्न हमारा इसी तरीके से पूछा गया है। तो 20 है कि अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम में निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो अरविंद घोष से, ठीक है। अरविंद घोष क्योंकि इसके संपादक थे। तो 20 नंबर का ए जो हमारा सही हो जाएगा। 21 नंबर क्या हमारा कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया निम्न में से किस राजनेता ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, जो वहाँ पे गणपति मनाई जाती है। और 22 नंबर यहाँ पे पूछा गया है। 22 नंबर देख लेते हैं। 22 नंबर क्या है हमारा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो वे थे मखली गोसाल, ठीक है। हालांकि अभी तक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ये वाला क्वेश्चन। 23 नंबर हम बात कर लेते हैं। तो हमारा 23 नंबर क्या है, 23 नंबर किस बौद्ध ग्रंथ ने संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ से संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो वह है विनय पिटक से। अगला हमारा 24 नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो मध्यम वर्ग से संबंधित है। 25 नंबर हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, माफ़ कीजिएगा, 24 नंबर हमारा क्या है, 24 नंबर यहाँ पे दलित वर्ग हो जाएगा। पूना पैक्ट किससे संबंधित है, तो दलित वर्ग से संबंधित है, ठीक है। पूना पैक्ट किससे संबंधित है, दलित वर्ग से। और 25 क्या हो जाएगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो 25 का बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 25 प्रश्न ये भी समाप्त होता है। अगला जो हमारा है वो सिविक्स है। सिविक्स को देख लेते हैं, यानी नागरिक शास्त्र में से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है कि राज्य में मूलभूत तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। संप्रभुता जो होता है, समान प्रभुत्व, यानी सभी का समान प्रभुत्व। जैसा कि हमारे प्रस्तावना में भी कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैंने आपको ये क्यों सुनाया, ठीक है, पर्पज़ क्या था मेरा। देखिए, इससे भी कई क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे कि बलसावे संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे, ठीक है। मूल भावना क्या होती है, राज्य से संबंधित भी यहाँ पे संविधान में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे सेगमेंट वाला, तो उसमें कई प्रश्न इससे पूछे गए हैं। मुझे भी याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। आई थिंक अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन के बाद डेफिनेटली याद कर सकते हैं। अगला हमारा दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर हमारा है कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है एवं दर्शन भी है। यह कथन किस विद्वान का है, तो प्रोफेसर SV पुंताम्बेकर का ये कथन है। इसी तरीके से हमारा तीसरा नंबर हमारा क्या है कि नागरिक शास्त्र का सर्वमान्य परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी थी, तो EM व्हाइट ने क्या दिया था, नागरिक शास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा दी था EM व्हाइट ने। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, डेफिनेटली मैं बताऊंगा जो रियलिटी है, ठीक है।
चौथा नंबर हम देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या है हमारा कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत वर्तमान समय में कौन सा है? तो ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, अगला हमारा है पाँचवा नंबर, बात कर लेते हैं। पाँचवा नंबर हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस राजनीतिक दार्शनिक का है? तो अरस्तु ने कहा था क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसी तरीके से छठवां नंबर, क्योंकि संविधान से इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं, तो संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। और सातवां नंबर हमारा प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान निम्नलिखित में से किस देश का है? तो आपको पता ही होगा, भारत का। ठीक है, हालांकि पूछ लिया गया था कि यहाँ पे भारत के संविधान को बनकर तैयार होने में कुल कितना वक्त लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बचपन से रटते आ रहे हैं। ठीक है हम लोग। अगला बात हमारा 9 नंबर हमारा है कि भारत का संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हो गया था। ठीक है, संविधान से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर संविधान पे आपके पकड़ है तो डेफिनेटली आप नागरिक शास्त्र लीजिएगा। 10 का यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। वहीं अगर 11 नंबर की बात किया जाए तो संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में। देख लिए। ठीक है, जो मैं वहाँ पे बता रहा था वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। अगला है 12 नंबर हमारा यहाँ पे कि 12 नंबर पूछा गया कि प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? तो 5 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया था। ठीक है, 12 का ए हमारा सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम 13 नंबर देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्या है हमारा कि किस भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ब्रिटेन देश के संविधान से हमारे संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की यहाँ पे अवधारणा ली गई थी। 14 नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर हमारा क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये हमारा अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, इसी तरीके से 15 नंबर यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ऑल टोटल यहाँ पे 95% जो है सिलेबस वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही डिपेंड होता है, नागरिक शास्त्र। ठीक है, 15 यहाँ पे नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार कानून के अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है? तो कानूनी अधिकार के अंतर्गत कौन आता है? समानता का अधिकार। ठीक है, 15 का माफ़ कीजिएगा यहाँ पे संपत्ति का अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। अभी तक मौलिक अधिकार था लेकिन इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समानता का अधिकार नहीं होगा। 14 से 18 समानता का अधिकार, इसके बाद 19 से 22 फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार लास्ट है। ठीक है, अब अनुच्छेद 31 था जिसको बाद में हटा दिया गया था, संपत्ति का अधिकार था। इस तरीके से हम अगला हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भी आपको रट लेना है। 16 नंबर हम बात करते हैं। तो 16 नंबर हमारा क्या है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। इसी तरीके से अगर हम 17 नंबर बात करें तो 17 हमारा क्या है कि भारत के किस राज्य में अपना अलग संविधान है? जम्मू कश्मीर का था, अब नहीं है। ठीक है, ख़त्म। 18 नंबर हमारा है कि संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा निम्नलिखित में से कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर हमारा देख लेते हैं। तो 19 नंबर पूछा गया कि राजनीतिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राजनीतिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत जो संबंधित है वो लॉक से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने ही दिया था। अगला हमारा 20 नंबर हम देख लेते हैं। 20 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक का कर्तव्य नहीं है? ठीक है, राज्य के प्रति भक्ति करना सही है, राज्य के संपत्ति की रक्षा करना सही है, कानून की पालन करना सही है, राज्य के प्रति विद्रोह करना ये नागरिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नहीं है पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा है 21 नंबर हम देख लेते हैं कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। यह कथन किसका है? जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है, तो ये कथन था लॉक का। ठीक है, 22 नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर हमारा क्या है? 22 नंबर हमारा कि भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, इस तरीके से 23 नंबर हम देख लेते हैं। 23 नंबर क्या है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, तो बंधुत्व का किया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता का भी किया गया है। अब समानता और अहिंसा में आपको यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए, समानता का भी किया गया है जबकि अहिंसा का उल्लेख नहीं किया गया है। डेफिनेटली हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
23 का बी हमारा सही है। ठीक है, अब 24 का हम देख लेते हैं। 24 क्या है हमारा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है और यह संविधान की पूंजी है, यह कथन किसका है? तो 24 का यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे संविधान की कुंजी है, तो ये डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव का ये कथन, जहाँ तक मुझे लगता है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, एक बार चेक कर लीजिएगा 24 नंबर आपको। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ 24 नंबर। ठीक है, आपको इसको एक चेक बार कर लेना है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ही हैं। ठीक है, अगला हमारा है 25 और लास्ट क्वेश्चन नंबर है 25 नंबर हमारा क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इंग्लैंड राज्य की व्यवस्था में नहीं ली गई है? मौलिक अधिकार। ठीक है, अभी हमने देखा अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अब हमारा भूगोल का आता है, जो कि लास्ट सेगमेंट है इस पूरे क्वेश्चन का। कर्क रेखा यहाँ पे पूछा गया है, पहला हमारा पूछा गया है कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है? कौन सा? आपको पता ही होगा, इलाहाबाद, जो कि नैनी से होकर गुजरता है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे भी है, इसको भी आपको पता ही होगा। कर्क रेखा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कर्क रेखा पूछा गया है, तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा यहाँ पे, वो तो समय वाली लेखा हमारी थी, हालांकि ये सी होगा। ठीक है, उज्जैन, उज्जैन यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा दूसरा नंबर क्या है कि पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना स्थित है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में स्थित है। वहीं तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कहाँ पे होती है? नॉर्वे में होती है। ठीक है, चौथा नंबर हम बात कर लेते हैं। चौथा नंबर क्या है हमारा कि तुलबुल परियोजना का संबंध किस नदी से है? झेलम नदी से है। ठीक है, पाँचवें नंबर की बात कर लेते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन में भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों से हुआ है? दोनों में हुआ है। ठीक है, तो हरित क्रांति के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है, तो गेहूं में। ठीक है, अगला हमारा छठा नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर क्या है कि भारत में अभ्रक उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड। ठीक है, अभ्रक जो है झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला हमारा है सातवां नंबर हम देख लेते हैं। तो सातवां नंबर क्या है हमारा कि नेपाल नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ उद्योग के लिए नेपाल नगर प्रसिद्ध है। उसी तरीके से हमारा आठवां नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि बंगलोर किस के लिए प्रसिद्ध है? तो रेशमी कपड़े के लिए बंगलोर जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वहीं नौवां नंबर देख लेते हैं। नौवां नंबर क्या है कि राष्ट्रीय वन नीति में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वह प्रतिशत जिस पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो वो क्या है? राष्ट्रीय वन नीति में कुल 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन रखने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और 10वां नंबर बात कर लेते हैं। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। ठीक है, अगला हमारा है टिहरी बांध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर हमारा देखा कि टिहरी बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हो रहा है? तो भागीरथी पर। 12 नंबर हम बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर क्या है हमारा कि विश्व के लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो ये यूएसए है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। 13 नंबर बात कर लेते हैं कि खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार कहाँ पे है? तो वो है कुवैत के पास, आपको पता ही होगा। अगला हमारा है 14 नंबर यहाँ पे बताया गया है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में होता है। ठीक है, और 14 का नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? थार का मरुस्थल। ठीक है, 16 नंबर देख लेते हैं। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कौन सा है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, इसी तरीके से 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर हमारा क्या है कि बरमूदा त्रिभुज अवस्थित कहाँ पे है? 17 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि बरमूदा त्रिभुज कहाँ पे अवस्थित है? तो वो अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है, वहीं 18 नंबर की बात कर लेते हैं। 18 क्या है कि संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक कौन है? अमेरिका है। ठीक है, 19 नंबर हम देख लेते हैं। 19 नंबर बात कर लेते हैं। तो 19 नंबर हमारा क्या है कि सर्वाधिक व्यस्त महानगरीय मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सर्वाधिक व्यस्त मार्ग है। ठीक है, और वहीं 20 नंबर की बात किया जाए तो भारत में कोयला उत्पादन का छोटा नागपुर का योगदान कितना है? लगभग 40% अकेले जो है वो छोटा नागपुर यहाँ पे कोयला उत्पादन होता है। अगला हमारा जो है वो 21 नंबर है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे 21 नंबर हमारा है कि राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी।
वहीं 22 नंबर बात कर लेते हैं। तो 22 नंबर हमारा क्या है, तो यहाँ पे 22 नंबर पूछा गया है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, संतोष यादव। ठीक है, 22 नंबर का ए हमारा सही हो जाएगा। 23 नंबर देख लेते हैं कि भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है, नदी के किनारे भी अवस्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 24 नंबर जो है हमारा देख लेते हैं। 24 नंबर हमारा क्या है कि गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ पर हुआ है, बुंदेलखंड में। और यहाँ पे लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि सतलज नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हीराकुंड बांध यहाँ पे लास्ट सेशन जो कि हमने पांचवा किया था। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन किए थे समान मानसिक योग्यता। तो हम क्या करते हैं कि इसको पूरा पूरा ही कर देते हैं। ठीक है, क्या मतलब है, थोड़ा आधे अधूरे काम यहाँ पे रखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं पूरे सेगमेंट करा दे रहा हूँ। जो है छठवां नंबर, 5 नंबर किए थे, छठवां नंबर से हम देख लेते हैं एक बार कि 5 पुस्तक एक गड्डी में रखी हुई हैं। ठीक है, ई पुस्तक जो है वो ए के ऊपर है। ई पुस्तक क्या है, ए के ऊपर है, यहाँ पे ऊपर लग दिया गया है। सी पुस्तक बी के नीचे है। सी पुस्तक यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बी के नीचे है। और यदि ए पुस्तक जो है, यदि ए पुस्तक बी के ऊपर है, ए पुस्तक बी के ऊपर है, यानी यहाँ पे ए होगा फिर बी होगा। ठीक है, बी के ऊपर है। और डी पुस्तक सी के नीचे है। डी पुस्तक क्या है, सी के नीचे है, तो ये डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे नीचे कौन है, तो सबसे नीचे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे नीचे कौन है। तो 6 नंबर का आपको अपने हिसाब से एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ऊपर बीच में सब फिट हो जा रही थी, जबकि डी जो था ना उसके कोई ऊपर तो था ना नीचे कोई नहीं था। ठीक है, तो लास्ट में डी ही बच रहा था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्या है कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा, दिनेश एक व्यक्ति है जो कहता है कि इसका पिता मेरी माता का पुत्र है। इसका पिता मेरी माता का पुत्र है, डेफिनेटली उसका भाई हुआ। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो 7वां का देख लेते हैं। 7वां का डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो वह फोटो किसकी है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए दिनेश ने कहा कि इसका पिता मेरी माता का पुत्र है। ठीक है, मेरी माता का पुत्र है, वह फोटो किसकी है, इसका पिता। ठीक है, यानी सेकंड पर्सन की बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या किससे संबंध पूछा गया, कि इस फोटो का संबंध पूछा गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसी फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा कि दिनेश ने कहा कि इसका पिता, नहीं कोई एक व्यक्ति है और इसका जो पिता है वो इसकी माता का पुत्र है, तो वो किसकी फ़ोटो है, तो दिनेश के पुत्र की फ़ोटो है। ठीक है, आप एक बार थोड़ा सा समझिएगा, ठंडे दिमाग से समझ में आ जाएगा। अगला हमारा 8वां नंबर प्रश्न में हम देख लेते हैं। तो 8वां नंबर हमारा क्या है कि सी जो है बी की माँ है, सी और बी की माँ ए है। मान लीजिए यहाँ पे सी और एक बी है। ठीक है, सी और बी की माँ कौन है, वो सी और बी की माँ ए है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि सी जो है वो डी का पति है, सी का पति डी है, यानी ये महिला है और इसका पति कौन है, डी है। ठीक है, तो ए और डी का क्या संबंध हुआ, तो ए और डी का यहाँ पे संबंध पूछा गया है, तो सास का संबंध हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा आप यहाँ पे। अगला हमारा 9वां नंबर प्रश्न है इसी तरीके से। तो 9वें नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि एक पुरुष ने एक महिला को परिचित कराते हुए कहा कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती पुत्री है, और उस पुरुष की महिला से क्या संबंध है, पिता का संबंध होगा। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है, पिता होगा। 10वां नंबर हम देख लेते हैं। 10वां नंबर क्या है हमारा कि बी का भाई एन है और एन की बहन एम है, और पी का भाई जे है और पी का भाई जे और बी की बेटी पी हो, तो जे का चाचा कौन हो जा। तो इसमें से एक बार आप सॉल्व करिएगा और ख़ुद बताइएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन में भी है या फिर नहीं। ठीक है, ये 10वां नंबर आपको सॉल्व करना है। 11 नंबर बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो मैं सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, जिसमें आप बोरिंग फील करेंगे डेफिनेटली। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका एक अलग सेगमेंट तैयार कर दूंगा, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर लूँगा, इसके बाद आपको वहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, अभी मैं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो डेफिनेटली मैंने शॉर्ट लिया इसका। ठीक है, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ।
मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने का तरीका यही चीज़ होता है, बाकी आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। एक फ़ोटो के संकेत करते हुए अगर जहाँ पे फ़ोटो वाला होता है, जैसे पिता का संबंध होता है तो उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है। अगर सेम जनरेशन के हैं तो आसपास बगल में रखेंगे, ठीक है, और उससे छोटा है तो नीचे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे 11 नंबर क्या पूछा गया है, तो 11 नंबर पूछा गया कि एक फ़ोटो की ओर संकेत करते हुए सुनीता की माँ ने कहा, इस औरत का पति तुम्हारी माँ का पुत्र है, यदि सुनीता का कोई अन्य भाई न हो तो सुनीता का फ़ोटो में औरत से क्या संबंध है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, लेकिन पति का संबंध होगा तो 11 का डी यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, चाचा का संबंध होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किसका पूछा गया है, औरत से क्या संबंध पूछा गया है, सुनीता का फ़ोटो में औरत से क्या संबंध है, तो औरत से संबंध पति का ही होगा, ठीक है। सुनीता का फ़ोटो में, हाँ, जो फ़ोटो दिखाई गई है यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि सुनीता का फ़ोटो में औरत से क्या संबंध है, तो यहाँ पे औरत होगी, तो यहाँ पे 10 और 11 नंबर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं। अगला है 12 नंबर, हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे 12 नंबर क्या है हमारा कि यदि किसी माह की 8 तारीख रविवार के दिन, यदि किसी माह की 8 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उस माह की 17 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि हफ्ता जो है 7 दिन का होता है, ठीक है, तो हर हर हफ्ते बाद वो अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे 3 दिन पूछा है, 3 दिन बढ़ा देंगे या फिर घटा देंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो और अगर करता है जैसे महीने को अगर डिवाइड करना है, जैसे मान लीजिए कि उसी दिन का तारीख दूसरे तारीख को कब पड़ेगा तो उसको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन आप इसको सॉल्व करिएगा। तो 12 नंबर का हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन, वो हमारा डी सही हो जाएगा, शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा 13 नंबर देख लेते हैं। 13 नंबर क्या है कि SARQBS के अक्षरों को किसी क्रम में लिखने पर एक धातु प्राप्त होती है, तो उसका पहला अक्षर क्या होगा, ठीक है, उसको आप रख लीजिएगा, यहाँ पे बी से स्टार्ट होगी, ठीक है, वो धातु बी से स्टार्ट होगी। अब आपको बताना है वो धातु कौन सी है। क्रम में लिखने पर, यानी ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, इस तरीके से अगर आप यहाँ पे क्रम बैठाएंगे तो वहाँ पे कौन सा पहला क्रम में होगा। अगला हमारा 14 नंबर यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 14 नंबर हमारा क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 16वें अक्षर पर दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो ये यच होगा। ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैं भी बताऊंगा अभी, ठीक है। यदि शब्द डबल को 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने की वर्णमाला में है तो उतने, यदि डबल में 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में, तो उनमें से अंतिम अक्षर कौन सा होगा। थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, ठंडे दिमाग से, तो समझ में आ जाएगा। देखिए अगर दिक्कत आएगी डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसको क्या करेगा अगले वीडियो में, हो सकता है भले टाइम लग जाए आधा घंटा एक्स्ट्रा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो ऑप्शन जहाँ पे आते डी हो जाएगा सही हमारा, ठीक है, 15 का डी इसमें ऑप्शन सही है। इसी तरीके से यहाँ पे पूछा गया है कि जैसे मनुष्य का संबंध चलना है तो मछली क्या करेगी, तैरेगी, ठीक है। दस्ताना हाथ में लगाया था, टोपी सर पे लगाया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से समान यहाँ पे सेगमेंट फॉलो होगा। अगला हमारा जो है 1, 3, फिर 10 है, फिर 16 है, फिर 23 है, फिर 31 है, फिर अगला यहाँ पे आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 18 नंबर हमारा यहाँ पे पूछा गया कि अगली संख्या क्या होगी, 1, 3, 10, 16, 23 और 31, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 40 आएगी अगली संख्या। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में अक्षर रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करना है, तो रिक्त स्थानों के स्थान पे यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। पहला है ZAYBXC, ठीक है। ये किस क्रम में व्यवस्थित की गए हैं, थोड़ा सा इनको देखिएगा, तो मैं भी बताऊँगा अभी लास्ट में, ठीक है। अगले वीडियो में हो सकता है कि मैं इसका जो है अगर आपकी डिमांड आएगी तो डेफिनेटली मैं इसको समझा के बताऊँगा, ठीक है। 19 नंबर के यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है, W। अगला हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए D4 F5 H6, ठीक है, J7 है, तो यहाँ पे अगला संख्या कौन सही आता है, तो D जो है चौथे स्थान पे आता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ABCD, D चौथे स्थान पे है, ठीक है। तो 20वां हमारा जो है जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो D हमारा सही हो जाएगा L8, ठीक है। 21 नंबर देख लेते हैं कि जैसे माँ पुत्री संबंध है तो पिता क्या क्या पुत्र से संबंध हो जाएगा। प्रकाश सूर्य है तो गर्मी क्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 22 नंबर का हमारा 22 नंबर का हमारा सी सही हो जाएगा अग्नि, ठीक है। तोता पिंजरा में रहता है, आदमी मकान में रहता है, ठीक है। आपत्ति 24 नंबर हमारा देख लीजिए कि आपत्ति सुरक्षा, ठीक है। अगर आपने आपत्ति की तो सुरक्षा आपको मिलेगी, स्वतंत्रता। आपत्ति सुरक्षा, यहाँ पे क्या संबंध है, आपत्ति और सुरक्षा, यानी आपत्ति अगर आप पे आती है तो सुरक्षा इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से स्वतंत्रता, ये क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है।
तो आपत्ति उल्टा है, सुरक्षा होता है, तो स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, गुलामी हो जाएगी। इसी तरीके से 25 नंबर जो हमारा लास्ट है इस सेगमेंट का, 25 का डी, जिसमें जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध औषधि से है उसी प्रकार अध्यापक का संबंध लेक्चर से है। ठीक है, इस तरीके से आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। थोड़ा हो सकता है कि आपको इस सेगमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, जो मानसिक योग्यता का था। अगर आपको दिक्कत आती है तो डेफिनेटली बताइएगा, और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उससे आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछ सकते हैं मुझसे पर्सनली। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी का आंसर दूँ। हो सकता है कि आपको लेट रिप्लाई मिले, लेकिन डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिलेगा ज़रूर। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आपकी यहाँ पे दुविधा होती है, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आई थिंक आप यहाँ पे हमने जो है जो भी था हम अपनी तरफ से अच्छे किए हैं, बट अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कमी आपको दिखती है, डेफिनेटली आप वहाँ पे पॉइंट आउट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी अधिकतर हमने यहाँ पे सही बताए हैं, 99.9% यहाँ पे सही होंगे। अगर गलती से एक दो प्रश्न आपको गलत यहाँ लगते हैं, डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हैं, मैं देख लूँगा उसको ध्यान में। और बात रही लास्ट में ये वाली मानसिक योग्यता की, तो ये रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का समय चाहिए। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है अभी, हमने थोड़ा सा तैयारी दूसरे भी कोर्सेज़ की हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं समझाने का प्रयास भी करूँगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।